बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर देखेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती क्या है, इसकी कौन सी टेक्निक और इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम लोग टेस्ट केसेस कैसे डेवलप। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की कुछ टेक्निक्स हैं। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग है, इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, डिसीजन टेबल टेस्टिंग है, पेयर वाइज टेस्टिंग है, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग है, डोमेन एनालिसिस है, यूज केस टेस्टिंग है। इसमें से हम लोग एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, पार्टीशनिंग या इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को दूसरी वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी डिज़ाइन टेबल टेस्टिंग, डिसीजन टेबल टेस्टिंग को अभी हम लोग पढ़ते हैं। डिसीजन टेबल्स क्या होते हैं और उनके थ्रू टेस्ट केसेस कैसे जनरेट की जा सकते हैं, और स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग को भी अभी पढ़ेंगे। डोमेन एनालिसिस और यूज केस टेस्टिंग को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिसीजन टेबल टेस्टिंग होती क्या है। अगर हम लोग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को और सिस्टम डिज़ाइन को जज करके कुछ टेस्ट केसेस निकालना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा टूल है डिसीजन टेबल्स यूज़ करते हुए, क्योंकि ये बिजनेस रूल्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है और उसी के बेसिस पे ही टेस्टिंग की जाती है कि जो भी बिजनेस रूल है उसके हिसाब से क्या टेस्ट केसेस बनेंगे। और अगर हम बात करें कि हम प्रोग्रामर्स इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस रूल सबके सामने होते हैं, तो बिजनेस रूल्स के थ्रू तो प्रोग्रामर्स भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए टेस्टर्स की क्या ज़रूरत है? तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि प्रोग्रामर को अपना काम नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि वो अपने ही एरर्स को भूल जाते हैं, कि अपने ही एरर्स को मिस कर देते हैं अपने किए हुए। क्योंकि लेट्स से कि मैं अगर कोई गलती कर रही हूँ तो मुझे वो मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है, मुझे नॉर्मल लगेगी और वो बिल्कुल सही लगेगी, लेकिन वो एक मिस्टेक हो सकती है। डिसीजन टेबल्स को टैबुलर फॉर्म में लिखा जाता है। टैबुलर फॉर्म में एक साइड पे हम कंडीशंस, एक अपर पार्ट पे कंडीशंस लिख देते हैं कि कौन सी सिचुएशन है, कौन सी पॉसिबल कंडीशंस अकर हो सकती हैं और क्या कम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस हो सकता है जिसके अगेंस्ट स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो उन पॉसिबल कंडीशंस और रिजल्टेंट एक्शंस को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और उस टैबुलर फॉर्म में जो डिफरेंट सिचुएशंस के डिफरेंट क्या कहना चाहिए कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो हमारे तो उन्हें हम वर्टिकली प्रेजेंट करते हैं। कंडीशन को डिस्क्राइब ऐसे किया जाता है, फैक्टर दैट विल अफेक्ट द डिसीजन। ऐसे फैक्टर्स जो क्या डिसीजन के ऊपर असर दे सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास 3-4 वेरिएबल हैं, तो उन 3-4 वेरिएबल के ऊपर जो है कंडीशन उनकी वैल्यू के ऊपर चेंज हो रही होती है। इस कंडीशन लगा लें, चाहे आप लूप में लगा लें कि ये वेरिएबल इतना आएगा, तो ये कंडीशंस होती हैं। एक्शंस वो होती हैं जो उन कंडीशंस के परफॉर्म होने के बाद इधर पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड में जा रहे होते हैं, या यस में या नो में। तो वो एक्शंस होते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन आ गई तो इसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म होगा, यस वाला या नो वाला। रूल्स ऐसे रूल्स क्या डिस्क्राइब करते हैं कि कौन से एक्शंस होंगे अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब लेट्स से कि हमारे पास काफ़ी सारे सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ए है, तो वो हमारा क्या होगा, एक रूल होगा जिसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग अभी आगे देख लेते हैं कि इसका टेबल का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट में जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली पहले एक पार्ट है कंडीशंस का, और हॉरिजॉन्टली ही एक्शंस लिखे हुए हैं और रूल्स ही हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि कंडीशंस की डिफरेंट वैल्यूज होंगी। ठीक है, एक्स वाई जी वैल्यू की कंडीशन 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा, अप टू कंडीशन एम में क्या आएगा, तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, ये हमारा एक रूल बन जाता है कि लेट्स से कि हमारे पास कंडीशन एक्स वाई जी ए आता है, तो एक्शन 1-2 में 1 और 2 की वैल्यू आ जाएगी। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये हमारा रूल 1 है। इसके अंदर अगर कोई और वैल्यू आएगी तो उसके अगेंस्ट कोई और एक्शन परफॉर्म होगा यहाँ पे। ठीक है,
सिमिलरली जो भी वैल्यूज आएंगी उनके यहाँ पे एक्शंस वैसे ही परफॉर्म होंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल एक कर ले। देखें, अब इन द कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं जो सारी कंडीशंस हैं वो हमारे पास एक्सपेक्टेड इनपुट हैं, और जो हमारे सारे एक्शंस हैं वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी अगर हम ले लें कि अगर सर्टेन कंडीशंस हैं तो हम लोग उसकी एंट्री की परवाह नहीं करते, उसमें जो भी वैल्यूज हैं वो हम लोग ट्रू और फॉल्स में डालते रहते हैं। अगर बाइनरी वैल्यूज है, कंडीशंस बाइनरी के अलावा भी किसी वैल्यू में हो सकती हैं, तो वो उतने ही ज़्यादा रूल्स बनते जाएंगे। तो अगर बाइनरी वैल्यूज में कंडीशंस है तो हम लोग ट्रू फॉल्स 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 या इस तरह करके वैल्यूज डालते रहते हैं विदाउट केयरिंग द एंट्रीज। उसके बाद पॉसिबल सारी आउटकम्स डालने के बाद हम लोग पॉसिबल एक्शंस देखते हैं कि हमारी तीनों कंडीशंस ट्रू हुई तो क्या होगा, सेकेंड वाली ट्रू हुई बाकी दो फॉल्स हुई तो क्या होगा, बाकी सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके रूल्स बनाते रहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा काम होता रहता है। हम एक्सटेंडेड डिसीजन टेबल्स जो हैं वो अलाउ कर देते हैं अगर वैल्यूज मल्टीपल आ रही हैं, जैसे मैंने आपको कहा बाइनरी वैल्यूज नहीं है, दूसरी वैल्यूज हैं, तो उससे ज़्यादा मसला होता है कि आपका जो रूल्स हैं वो नंबर ऑफ रूल्स ज़्यादा जनरेट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम तो डिसीजन टेबल्स से कैसे हम लोग टेस्ट केसेस बना सकते हैं इसके ऊपर डिस्कशन कर लेनी चाहिए। डिसीजन टेबल को टेस्ट केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग देखते हैं कि इनपुट्स और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है। हमें सिर्फ यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि इनपुट्स क्या हैं और इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हैं, और इसकी बेसिस पे हम टेस्ट केस बनाते हैं। तो टेस्ट केस 1 जो है वो हर रूल के हिसाब से होगा। ठीक है, अब हमारे जो कंडीशन है और रूल्स है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम टेस्ट केसेस बनाएंगे। हर रूल के अगेंस्ट एक टेस्ट केस, हर रूल के अगेंस्ट एक टेस्ट केस, हर रूल के अगेंस्ट एक टेस्ट केस, अप टू जितने रूल्स हैं उतने टेस्ट केसेस। इस तरह से नंबर ऑफ रूल्स, हर नंबर ऑफ रूल्स के लिए एक टेस्ट केस बनेगा। टेस्ट केसेस जो है हम लोग अगर रैंडमली लें तो शायद हम सारे रूल्स को कवर ना करें, लेकिन जब हम डिसीजन टेबल के थ्रू टेस्ट केसेस लेंगे तो अप्रोप्रिएट टेस्ट केसेस जितने भी रूल्स के साथ चेक होने चाहिए उतने सारे हम लोग चेक कर लेंगे। देख सकते हैं आप, हर रूल के साथ हर एक टेस्ट केस जो है वो आ, हम कन्वर्ट कर देंगे ताकि रूल्स के थ्रू जितने भी रूल्स हैं वो हमारे टेस्ट हो जाए। अब एक ये ट्रायंगल की एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 इनपुट इंटीजर्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल में। अगर नंबर ऑफ साइड्स देखें तो ट्रायंगल की कितनी होती हैं? 3, ए बी और सी। और ए बी और सी तीनों साइड्स को इस कंडीशन पे पूरा उतरना चाहिए ताकि वो ट्रायंगल हो, क्योंकि हर ट्रायंगल में ये ज़रूर होता है कि उसकी एक साइड जो है वो बाकी दो साइड के सम से छोटी होती है। यानी कि अगर ए साइड है या बी साइड है या सी साइड है, वो बाकी दो साइड्स ए बी और सी या ए और सी और ए और बी, इन दोनों के सम से जो है वो छोटी होगी तो वो ट्रायंगल होगी। तो ये लाजमी है कि ट्रायंगल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन पूरी हो। अगर ये तीनों कंडीशन में से तीनों कंडीशन पूरी नहीं है तो वो नॉट अ ट्रायंगल में चली जाती है। अब ट्रायंगल की कुछ टाइप्स हैं। ट्रायंगल कौन कितने टाइप्स की हो सकती है? 3 टाइप्स की हो सकती है, या आइसोसील्स हो सकती है, या फिर स्केलिन हो सकती है, या इक्विलेटरल हो सकती है, यानी कि जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। तो ये क्या होगी? दो साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसील्स है, ये वाली साइड इक्वल नहीं है। इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो ये बिल्कुल तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की हैं, तो इसलिए ये इसको स्केलिन बोलते हैं। और इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। और इसमें कोई भी साइड, लेट्स से ये ए है और ये बी है, तो ये a इज इक्वल टू बी होगी, या फिर b इज इक्वल टू सी होगी, या c इज इक्वल टू a होगी। इसमें से कोई सी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो इसके हमारे पास अब मल्टीपल रूल्स आ गए कि या तो वो ट्रायंगल ही नहीं होगी, या फिर अगर होगी तो किस टाइप की होगी? स्केलिन होगी या आइसोसील्स होगी या इक्विलेटरल होगी। तो इन तीनों में से कोई एक टाइप की होगी। तो हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ चुकी हैं। अब इन मल्टीपल कंडीशंस के कॉम्बिनेशंस के ऊपर जो है वो डिफरेंट रूल्स भी आप लोगों को समझ आ रहे हैं कि वो बन रहे हैं। तो अब हम उसके रूल्स को देख लेते हैं कि कौन से रूल्स बनते हैं।
9 रूल्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 कंडीशंस हैं और 3 ही आउटकम्स हैं, उसके ऊपर 9 रूल्स। इसमें रूल 1 क्या हो सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल नहीं है, लेट्स से कि इफ इट इज पॉइंटलेस कि अगर हम पहले ही C1 में कह देते हैं कि कोई ट्रायंगल ही नहीं है तो हम A इज इक्वल टू बी देखें या B इज इक्वल टू सी देखें, क्योंकि जब ट्रायंगल ही नहीं है तो उसकी डिफरेंट टाइप्स पे क्यों जाना कि वो स्केलीन है, आइसोसेल्स है या इक्विलेटरल है। इसलिए तो जब फर्स्ट रूल एंड हो जाएगा तो बाकी 3 जगह पे कंडीशन ज़ाहिर है नहीं मूव करेगी, तो हम उसे नॉट एप्लीकेबल कर लेंगे कि हम इससे बार लगा देते हैं और इसका एक्शन, पॉसिबल एक्शन होगा वो ये होगा कि ये नॉट अ ट्रायंगल है। ठीक है, हम रूल देखें कि नेक्स्ट रूल क्या होगा। लेट्स से कि हमारे पास नेक्स्ट रूल आता है इफ A इज इक्वल टू सी, A इज इक्वल टू B, तो C4 जो है वो एंट्री इम्पॉसिबल हो जाती है। तो ये रूल 3 में हैं कि रूल 3 में या तो फर्स्ट सेकंड रूल में लेट्स से कि हम कह देते हैं कि सेकंड रूल में सारा इक्विलेटरल है, यानी कि ट्रायंगल भी है, इज इक्वल टू बी भी है, ए इज इक्वल टू सी भी है, बी इज इक्वल टू सी भी है। लेकिन रूल 3 एक ऐसा रूल है जिसमें एक कंफ्यूजन है कि हमने ए इज इक्वल टू बी कर दिया, बी ए इज इक्वल टू सी कर दिया, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि बी इज इक्वल टू सी ना हो। ठीक है, अगर ऐसा ऐसा कभी रूल नहीं आएगा, तो ऐसा कभी रूल नहीं आएगा तो इसका क्या एक्शन है कि ये इट इज नॉट पॉसिबल कि ऐसी कोई आउटकम आ जाए व्हेन ए इज इक्वल टू बी, बी इज इज इक्वल टू सी, तो ए बी इज इक्वल टू सी कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ए इज इक्वल टू सी है और ए इज इक्वल टू बी है, तो इट मीन्स बी इज इक्वल टू सी भी होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आगे हम देख लेते हैं कि बाकी रूल्स क्या होंगे। आप चाहे वीडियो पॉज कर लें और बाकी रूल्स देख लें इनमें के कौन से रूल्स बन रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम पहली कंडीशन को यस कर देते कि ट्रायंगल है, बाकी सारी नो हो जाती, तो वो स्केलिन में जाएगा। इसी तरह से एक आइसोसेल्स में जा सकता है कि अगर 2 साइड्स इक्वल हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं है, तो वो आइसोसेल्स में जा सकती है कि दो कोई सी 2 साइड्स इक्वल हों तो आइसोसेल्स में चला जाता है। नेक्स्ट इक्विलेटरल के लिए वही कंडीशन है कि सारा यस होना चाहिए, सारी चीज़ें जो है वो ट्रू में आएंगी तो इक्विलेटरल होगी। और नॉट पॉसिबल ये हो सकता है कि कोई सी 2 साइड्स, दो ये दो इन तीनों में से कोई सी 2 कंडीशंस इक्वल हैं तो तीसरी नहीं है, तो वो नॉट पॉसिबल में चला जाएगा। तो ये पॉसिबल कंडीशन कॉम्बिनेशंस हैं जिनको रूल्स कहा जा सकता है और उनके अगेंस्ट सेट ऑफ एक्शंस हैं। अब इनको डिसीजन टेबल में कैसे जनरेट करना है। लेट्स से कि हमारे पास जितने भी रूल्स हैं हम उनका जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि हर रूल के अगेंस्ट एक टेस्ट केस बना लेते हैं। डिसीजन टेबल टेस्ट केस का नाम देते हैं DT1, DT2, DT3 अप टू DT9। हर रूल के अगेंस्ट एक टेस्ट केस जो हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने फर्स्ट रूल लेना है जिसमें पहली कंडीशन फॉल्स थी, तो और हम कहते थे कि नॉट अ ट्रायंगल। इसके लिए कुछ भी आउटकम्स हो सकती हैं। इसमें मल्टीपल आउटकम्स हम देख सकते हैं कि अगर हम ले लें ए साइड 4 है और बाकी बी इज इक्वल टू 1 है, सी इज इक्वल टू 2 है, तो 1 प्लस 2 जो फर्स्ट हमारी कंडीशन थी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 है, विच इज तो ये जो है ये वाली जो कंडीशन है वो फिलफिल नहीं करेगी, क्योंकि इट इज़ नॉट ट्रू कि 4 इज लेस देन 1 प्लस 2, तो इसलिए ये नॉट अ ट्रायंगल हो जाएगी। इसी आउटकम्स भी ले सकते हैं 1, 4, 2 और इस तरह की मल्टीपल फॉर दिस रूल। आगे आप इसी तरह से हर रूल के डिसीजन टेबल बनाते हैं। लेट्स से कि हम कह देते हैं कि फोर्थ रूल के लिए आपने डिसीजन टेबल जो बनाया है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो 5, 5, 5 इसमें कंडीशन भी पूरी हो रही है कि वन साइड इज लेस देन द सम ऑफ अदर 2 साइड्स। अब एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो डिसीजन टेबल की एप्लीकेबिलिटी ये है कि जब भी हमारे पास सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल्स होते हैं, तब हम लोग डिसीजन टेबल की फॉर्म में उन रूल्स को और उनके रिस्पेक्टिव एक्शंस को
ट्रांसफॉर्म करके उस टेबलर फॉर्म से मल्टीपल कंडीशंस और उनके एक्शंस के थ्रू हम टेस्ट केसेस जनरेट कर सकते हैं। और जब भी मल्टीपल केसेस होंगे तो हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इस तरह से कर सकते हैं। इसमें हमें इंटरनल स्ट्रक्चर का ज़रूरत नहीं होता, बस हमें बिजनेस रूल्स पता होने चाहिए और हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी है जहाँ पे भी बिजनेस रूल्स आते हैं वहाँ पे हो सकती है। ये एक आप टास्क देख सकते हैं। टास्क का जो सिनेरियो है वो डिस्क्राइब्ड है। आप चाहे वीडियो पॉज करके इसे देख लें। तो एक मार्केटिंग कंपनी जो बिजनेस कंस्ट्रक्ट करना चाह रही है उसके क्लाइंट्स की ना 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वो अपने बिजनेस रूल को परफॉर्म करती है। एक तो क्लाइंट की रेजिडेंशियल एट्रीब्यूट, दूसरा उसका जेंडर, तीसरा उसका एज ग्रुप। और उस हिसाब से ही वो प्रोडक्ट को मार्केट करती है। अब सिटी रेजिडेंट है, मेल है, फीमेल है, सिटी रेजिडेंट है या सिटी रेजिडेंट नहीं है, ये इन दोनों कंडीशंस की यहाँ पे मेल या फीमेल, सिटी ड्वेलर्स है या सिटी ड्वेलर नहीं है। इसी तरह से इसके एज ग्रुप की बाकी ए, बी या सी कैटेगरी है। ए कैटेगरी के अंदर अंडर 30 एज के, और बी कैटेगरी के अंदर 30 to 60, और सी कैटेगरी के अंदर ओवर 60। अब उसके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, W, X, Y एंड Z। तो W में प्रोडक्ट जो है वो मेल सिटी ड्वेलर्स के लिए होगी, यानी कि यहाँ पे आपकी वैल्यू आनी चाहिए जेंडर में मेल और सिटी ड्वेलर्स में सॉरी सिटी रेजिडेंट में सिटी ड्वेलर्स। इसी तरह प्रोडक्ट एक्स जो होगी वो यंग मेल्स के लिए होगी। यंग मतलब जो कि अंडर 30 हैं, और मेल्स मींस यहाँ पे आपकी वैल्यू जेंडर की वैल्यू में एम आ जाएगा, तो एम एंड बी का होना लाजमी है। इसी तरह वाई कैटेगरी मिडल एज्ड फीमेल के लिए होगी, यानी कि बी कैटेगरी की फीमेल और जो सिटी में भी नहीं रहती होंगी। तो इसमें तीनों कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है अगर आपकी प्रोडक्ट का एक्शन या फिर प्रोडक्ट आउटकम जो है वो वाई आई। तो उसमें 3 का स्पेसिफिक कैटेगरीज आनी चाहिए। उसके बाद जेड प्रोडक्ट जो है वो तमाम मेल फीमेल दोनों के लिए होगी, लेकिन उन्हें सिटीज में नहीं रहना चाहिए, सिटीज में जो ना रहते। तो अब इसके ऊपर पूरी सिनेरियो के सेट ऑफ रूल्स देख सकते हैं, या फिर आप एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं कि सिटी ड्वेलर है या नहीं है, तो मेल है या फीमेल है, और एज ग्रुप ए, बी और सी है। तो इसके पॉसिबल रूल्स के बारे में हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि पहले की 2 आउटकम्स हैं या 2 एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं। पहली कंडीशन की अगली कंडीशन की भी 2 एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं, उससे अगली कंडीशन की 3 एट्रीब्यूट्स हैं। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। तो 12 रूल्स होंगे। 4 एक्शंस हैं, तो हमारे पास 4 एक्शंस क्या हैं, कौन सी प्रोडक्ट पे मार्केट की जाएगी, W है, X है, Y है या Z है। तो पहले हमें पॉसिबल एक्शंस देख लेने हैं कि पॉसिबल एक्शंस क्या क्या होंगे। और अब आपको याद होगी एक टेक्निक हम ट्रुथ टेबल के लिए यूज करते थे कि हम ट्रुथ टेबल में तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो इस तरह से लिख लेते थे। पहले ए की 4 ले ली, फिर बी की 4 ले ली, फिर सी की 4 ले ली। इस तरह से आप करेंगे बहुत आसान रहेगा। ठीक है, फिर अब उन 4 में ये यस नो, यस नो, इसी तरह 2 यस फिर 2 नो फॉर सिटी ड्वेलर्स और नॉट, और इसी तरह से हर एक। अब कॉम्बिनेशन हमारे पूरे हो जाएंगे। जेंडर मेल फीमेल फॉर ईच सिटी, हर एक के लिए फॉर ईच सिटी एट्रीब्यूट के यस यस है, नो नो है, इसके लिए मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, इस तरह करके आप पूरे 12 कर लेंगे पॉसिबल रूल्स। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इन पॉसिबल रूल्स के लिए कौन सी प्रोडक्ट लगेगी या एक्शन 1 क्या होगा, तो वो इस तरह से है। आप वीडियो पॉज करके इसके सेट ऑफ एक्शंस को देख लें और पता इस तरह से आपको खुद भी सॉल्व करने को मिल जाएगा और आप खुद भी देख लेंगे कि किस तरह से ये एक्शंस परफॉर्म हुए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग ब्लैक बॉक्स की टेक्निक पे चलते हैं जो कि है स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग।
जब भी कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसमें स्टेट्स में बात हो रही होगी, यानी कि नेक्स्ट स्टेट आने के लिए पिछली स्टेट के लिए जिनके अंदर हैपन हुए हुए या उसकी बाद होने वाले इवेंट्स को नोट किया जाएगा, और ऐसा जो कि पहले से रिकॉर्ड रहना हो, तो हम स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग को यूज़ करते हैं। आप इसकी मिसाल एटीएम में भी ले सकते हैं कि एटीएम में अगर पिन सही होगा तो नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेट में आपकी अगर कोई और वेरिफिकेशन लगी हुई है ओटीपी वगैरह, तो उसके बाद में उससे नेक्स्ट स्टेट में आप फिर विड्रॉल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। यानी कि ये सारे जो प्रोसीजर है उनके लिए पिछले प्रोसीजर्स का भी लॉग होगा, और इस तरह से आपकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो है सिस्टम को रिमेंबर भी करनी होती है। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू हम लोग उसमें टेस्टिंग करते हैं परफॉर्म, और स्टेट इसके अंदर टेस्टिंग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स जो है हेल्प करती हैं। उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से स्टेट्स हैं, कौन से इवेंट है, कौन से एक्शंस हैं जो कि किसी ट्रांजिशन के लिए यूज हुए हैं, और हम उन्हें टेस्ट करते हैं। इसकी हम लोग एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। जैसे कि टिकटिंग सिस्टम की कोई एग्जांपल ले लें। टिकटिंग सिस्टम जो है मूवी का भी कर सकते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कोई और स्टेट नहीं होती, फिर हम इन्फो देते हैं, इन्फो देने के बाद जो है हमारा पे टाइमर स्टार्ट हो रहा है कि उस वक्त तक पे हम लोग कर लें। अगर उस वक्त हमने पे कर लिया तो पेमेंट मेड हो जाएगी। तो पे करने के लिए पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पेमेंट करते वक्त हम एग्जांपल दे रहे हैं कि हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद ये पेमेंट मेड करने के बाद पे मनी की तो पेड हो जाएगा। पेड होने के बाद हम टिकट को प्रिंट करा सकते हैं। अगर इसके बीच में कोई और स्टेट आ सकती है, जैसे कि ये जो नोट्स हैं ये स्टेट हैं, तो अगर हमारा पे टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो कैंसिल हो सकती है कि आपने उस टाइम के अंदर पे नहीं किया। सिमिलरली अगर हमने खुद से कैंसिल कर दी तो कैंसिल बाय कस्टमर की स्टेट पे चला जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं कि व्हेन वी एक टैबुलर फॉर्म में हम कहते हैं कि करंट स्टेट हमारी नल है, नल से स्टार्ट हुआ है, गिव इन्फो का इवेंट किया है, इन्फो का इवेंट जाने के बाद एक्शन क्या होता है सिस्टम की तरफ से कि पे टाइमर स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट जो है वो मेड हो जाती है। सिमिलरली बाकी स्टेट्स भी इसी तरह आप कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेट फॉर एग्जांपल मेड है, मेड से अगर हमारा जो पेमेंट टाइम एक्सपायर हो गया है उसका इवेंट होगा, तो फिर नेक्स्ट हमारा कौन सी स्टेट पे जाएगा कि नॉन पे हो गया है। इसी तरह से अगर हमारे पे मनी मेड के बाद हमारा पे मनी हो जाता है, इवेंट हो जाता है, तो आपके पास नेक्स्ट डेट क्या आ जाएगी, पेड की। ये इस तरह से एक्शंस और करंट स्टेट्स और नेक्स्ट स्टेट्स इस तरह रिकॉर्ड की जाती है, और हम उससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमने हर स्टेट को एटलीस्ट एक बार ज़रूर चेक करना है। यानी कि सिस्टम की हर स्टेट को या हर एक सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स, ये वाले जितने भी सीक्वेंस बनेंगे इनको एटलीस्ट एक बार ज़रूर रन करना है। उससे ये हो जाएगा कि हम अपने सिस्टम के हर एक बिहेवियर को चेक लाजमी कर लेंगे। और यही स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग में होता है कि हम हर एक सेट ऑफ स्टेट्स के लिए या सेट ऑफ इवेंट्स के लिए हर एक सीक्वेंस के लिए एक टेस्ट केस ज़रूर बना लेते हैं, और इस हिसाब से स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। यही इसका सारा प्रोसीजर है कि आप टेस्ट केस जो है हर एक स्टेट के हिसाब से बनाते हो कि कितनी स्टेट आपने विजिट की हैं, हर एक टेस्ट केस जो है कितने इवेंट्स ट्रिगर होने के हिसाब से लिखते हो, और अपने टेस्ट केसेस को बना लेते हो इन सिंपल वर्ड्स, और वही हमारे जो सीक्वेंस हैं वही पाथ्स होते हैं, और उनको इस हिसाब से चेक कर लिया जाता है। इसकी एप्लीकेबिलिटी ये है कि सर्टेन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को इजीली कैप्चर कर सकता है। अगर एप्लीकेबल तब नहीं होगा जब आपका सिस्टम जो है रियल टाइम में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या कोई सेट ऑफ इवेंट्स अगर नहीं हो रहे, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एक रिकैप ले लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग के अलावा हमने डिसीजन टेबल और डिसीजन टेबल से टेस्ट केसेस कैसे बनाते हैं वो देखा है, और कौन से रूल्स को हम निकाल देते हैं टेस्ट केसेस बनाने के लिए वो देखा है। थैंक यू।